हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने सेलों के संयोजनों को पढ़ लिया था। लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था सेलों का समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित संयोजन। मिश्रित संयोजन पर बेस मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए। उस पर बेस मैंने न्यूमेरिकल करवाया। न्यूमेरिकलों की हेल्प से हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए अभी तक इस 5th चैप्टर की। अगर आपको कोई भी इस 5th चैप्टर में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आपको इसमें कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप क्वेश्चन नंबर आप कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं उनको आपके नेक्स्ट लेक्चर में आप उस प्रॉब्लम्स को क्लियर करवा दूंगा। आज अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लास्ट टॉपिक विद्युत ऊर्जा। देखिए, विद्युत ऊर्जा के बारे में आपने पहले भी सुना हुआ होगा। देखो, विद्युत ऊर्जा को हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, आपने 10th क्लास में हालांकि इसके बारे में पढ़ा हुआ है। देखिए, मान लो कि अपने पास में एक चालक है। मान लीजिए कि ये कोई चालक है। ठीक है, ये हम एक चालक ले लेते हैं। अब इस चालक के सिरों पर, ठीक है, इस चालक के सिरों पर मैं कोई विभवांतर आरोपित कर दूं। ठीक है, इसके सिरों पर जैसे ही कोई विभवांतर आरोपित करते हैं तो आप जानते हो चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा किसकी वजह से प्रवाहित होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है आवेश के प्रवाह के कारण। ठीक है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक, है ना, इस एक सिरे से इस दूसरे सिरे तक, ठीक है, आवेश, मान ये आवेश प्रवाहित हो रहा है। मान लीजिए क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है इस सिरे से और इस सिरे तक, इस तरफ, और इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कोई समय लगता है t। अब इसकी वजह से इसमें विद्युत धारा का भी प्रवाह होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इधर ये विद्युत धारा प्रवाह होगा इस दिशा में I। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो कभी भी चालक के सिरों पर जब विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है। अपन जानते हैं चालक में और भी आयंस उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, उसका प्रतिरोध भी होता है। तो सिंपल सी बात यह है कि उस चालक में आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए या प्रवाह होने के लिए कार्य करना पड़ेगा उसको, है ना, कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। देखो यहाँ से कार्य कैसे होगा, देखो इसको समझिए। विभवांतर आरोपित करने पर इस पर एक बल लगेगा। ठीक है, बल की वजह से ये इधर प्रवाहित होगा, लेकिन इसके बीच में क्या होगा, एक प्रतिरोध उत्पन्न होगा। ठीक है, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी कोई दूरी है, तो ये इसकी प्रारंभिक स्थिति, ये इसकी अंतिम स्थिति। तो यहाँ से यहाँ तक जब ये पहुँचेगा तो इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, अर्थात एक विस्थापन करेगा। ठीक है, इसका विस्थापन उत्पन्न होगा। अब अपन जानते हैं बल लग रहा है और विस्थापन हुआ, तो बल इंटू विस्थापन क्या होगा, कार्य। इसका मतलब आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए या चालक में प्रवाहित होने के लिए कार्य करना होता है या कोई ऊर्जा खर्च करनी होती है। इसी कार्य को या इसी ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो आप सिंपल सी इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हो, किसी चालक में, किसी चालक में, चालक में आवेश, आवेश या विद्युत धारा, आवेश या विद्युत धारा के प्रवाह, के प्रवाह के लिए किया गया कार्य, किया गया कार्य या खर्च की गई ऊर्जा, या खर्च की गई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। खर्च की गई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो ये तो विद्युत ऊर्जा की सिंपल सी परिभाषा हो गई। इसका मतलब अगर आपको विद्युत ऊर्जा का कोई सूत्र प्राप्त करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, कार्य ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो जैसे इस चालक के लिए हम कार्य ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो, इस डायग्राम को मैं थोड़ा और सही तरीके से बना देता हूँ ताकि आप बनाओ भी तो सही बनाओ। ये मैंने यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दी चालक तार की सहायता से। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, तो ये धारा इधर से इधर प्रवाहित हो रही है। अब क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। ठीक है,
अब हमें जैसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करनी है, विद्युत ऊर्जा के लिए मुझे किसकी आवश्यकता होगी, कार्य की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माना कि कोई आवेश Q किसी चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में T समय लेता है। ठीक है। अगर कोई आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में अगर T समय लेता है तथा चालक के सिरों पर V विभवांतर आरोपित हो, विभवांतर आरोपित हो। ठीक है। और इसके सिरों पर हमने V विभवांतर आरोपित किया है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अगर वो T समय ले रहा है तो आवेश को प्रवाहित होने में किया गया कार्य, और वो कार्य W इक्वल अपन जानते हैं, याद हो अपन ने जब विद्युत विभव पढ़ रहे थे तो V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, W अपॉन Q। तो यहाँ से W इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, QV। मैंने विद्युत स्थिति ऊर्जा में भी ये वाला ही उपयोग किया था, याद हो तो सेकंड चैप्टर में या थर्ड चैप्टर में। ठीक है। तो कार्य बराबर क्या होता है, आवेश इंटू आरोपित विभवांतर। आवेश ये प्रवाहित हो रहा है और आरोपित विभवांतर क्या है, V यहाँ पर। तो हम यहाँ पर W इक्वल क्या लिख सकते हैं, QV। आप ये सूत्र का उपयोग कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए आगे, अपन जानते हैं कि यहाँ पर आवेश के प्रवाह के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होगी, चूंकि हम जानते हैं I इक्वल क्या होता है बच्चों, Q अपॉन T। तो Q इक्वल क्या हो सकता है, I इंटू टी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बच्चों, W इक्वल I T इंटू V, या W इक्वल VIT भी हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। ठीक है। तो ये कार्य ही किस में बदल जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि विद्युत ऊर्जा अतः कार्य ही विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। कार्य ही विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ठीक है। तो ऊर्जा को मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, अब U लिख देता हूँ। अतः U इक्वल VIT आप इसको लिख सकते हो। एक ये सूत्र प्राप्त हो गया। इसके अलावा विद्युत ऊर्जा के और भी सूत्र हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, चूंकि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। अगर चालक का प्रतिरोध R है ना, यदि चालक का प्रतिरोध R हो, यदि चालक का प्रतिरोध R हो, तो V इक्वल टू IR। तो विद्युत ऊर्जा U इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर RT। भाई ये V का मान रख दूंगा मैं यहाँ पर। ये देखिए विद्युत ऊर्जा और प्राप्त हो गई क्या, U इक्वल टू I स्क्वायर RT। क्लियर। इसके अलावा हम विद्युत ऊर्जा का मान और प्राप्त कर सकते हैं कि आप बोल सकते हो सर I इक्वल टू भी तो होता है V अपॉन R। ठीक है। तो I इक्वल टू V अपॉन R भी होता है। ये मान भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिख दो। ठीक है। इस I की जगह तो V इंटू V स्क्वायर हो जाएगा। तो विद्युत ऊर्जा का मान और क्या हो जाएगा यहाँ से, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो ये इस विद्युत ऊर्जा के कुछ सूत्र होते हैं, बहुत ही सिंपल से हैं। आपको इनके बारे में बस मालूम होना चाहिए। ठीक है। छोटा सा टॉपिक है।
ठीक है, इनके मात्रक की बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, मात्रक की बात करें तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक जो है बच्चों क्या होता है, जूल। एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। एमकेएस मात्रक जूल बोल सकते हो। इसका सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक ये होता है अर्ग। सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग। ठीक है, और 1 जूल बराबर कितने, अपन ने 11th क्लास में मैंने करवाया था मात्रकों का रूपांतरण में, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग होते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जान लेते हैं मात्रकों के बारे में। इसके अलावा कभी कभार कैलोरी के रूप में भी हम मात्रक का उपयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 कैलोरी, 1 कैलोरी, ये मैंने आपको 11th क्लास में जो ताप वाला जो चैप्टर था वहाँ पर इसके बारे में बताया था। 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.2 जूल होता है। ठीक है, तो 1 जूल इक्वल कितना होगा, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी अपॉन 4.2। ये इनका हम उपयोग करते हैं बच्चों न्यूमेरिकल में, इसलिए ये सब मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, चलिए बस इतना बहुत रहेगा मात्रक के लिए। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, ऊर्जा के बारे में पढ़ा। इसके अलावा मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा ऊष्मा के बारे में भी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं, हालांकि ये सिलेबस में है नहीं, फिर भी हमें इसके बारे में जान लेना चाहिए। ऊष्मा या जूल का ताप का नियम इसको बोलते हैं, जूल का ताप का नियम, जूल का ताप का नियम या जूल ऊष्मा का नियम। ठीक है, जूल ताप या ऊष्मा का नियम इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो जूल का नियम क्या कहता है, बस आपको जूल में अपन ये जानते हैं, जैसे मान लो कि ये कोई चालक है और उसका कोई प्रतिरोध है, मान लो ये कोई बल्ब है, ऐसे मान लीजिए ये कोई बल्ब है और इसका बच्चों प्रतिरोध क्या है, R है, और इसके सिरों पर हम कोई विभवांतर आरोपित कर देते हैं V, और हमने इसको कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। तो इसमें कोई विद्युत धारा का प्रवाह होता है और ये T समय के लिए प्रवाहित होती है। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये प्रतिरोध क्या करता है, इस विद्युत धारा के प्रवाह का अवरोध करता है, और जैसे जैसे इस विद्युत धारा का मान बढ़ता है ये अवरोध और बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से अवरोध, अपन जानते हैं जब अवरोध बढ़ता है तो ऊष्मा भी बढ़ती है, अवरोध बढ़ता है तो ऊष्मा भी बढ़ती है। या आप इसको इस तरीके से समझिए, देखो जूल ऊष्मा के नियम को मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। जैसे ये मान लो ये जो चालक लिया मैंने, इसको थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा बताया है जूम करके, कि इसमें आयन जो है, मतलब जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, जब इसमें प्रवाहित हो रहे होते हैं तो इसमें कुछ आयन्स प्रेजेंट होते हैं। इन आयनों से ये क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। जब इन पर हम विभवांतर आरोपित कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इस विभवांतर की वजह से ये आयन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित होते हैं, जिसकी वजह से इनको कुछ गतिज ऊर्जा मिलती है, और इस गतिज एक अतिरिक्त गतिज ऊर्जा मिलती है। और इस अतिरिक्त गतिज ऊर्जा के साथ में जब ये आयनों से टक्कर करते हैं तो ये अपनी ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा को, उन आयनों को स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे वो आयन कंपन होने लगते हैं, जिससे इनके पृष्ठ पर ही जब ये कंपन कर रहे होते हैं तो ये इस ऊर्जा को क्या करते हैं, ऊष्मा के रूप में इनको स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे चालक क्या होने लगता है, फिर गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। जितना ज़्यादा इसमें आयन होंगे उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा, और जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतनी ही ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसका मतलब ऊष्मा किस पर डिपेंड करती है, प्रतिरोध पर डिपेंड करती है। प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, है ना। या फिर प्रतिरोध एक जगह फिक्स है, लेकिन धारा का मान अगर हम बढ़ा रहे हैं तो जितनी धारा ज़्यादा होगी उतनी ही फिर ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ही ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती जाएगी। जैसे मान लो बल्ब की बात करते हैं, एक छोटा सा बल्ब लिया हमने, 25 वाट का बल्ब ले लिया। ठीक है, 25 वाट के बल्ब में हमने एक विद्युत धारा को प्रवाहित करवाते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, तो आप देखते हो बल्ब गर्म हो जाएगा, लेकिन उसी बल्ब को हम लगातार कुछ और ज़्यादा समय के लिए उसको ऑन करते हैं तो वो बल्ब और ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ऊष्मा किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसके अलावा ऊष्मा डिपेंड कर रही है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा पर। अगर मैं उसमें विद्युत धारा का मान बढ़ा दूँ तो वो और ज़्यादा गर्म होगा।
ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर एक 100 वाट का बल्ब ले लूँ, 100 वाट का बल्ब लूँगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप देखोगे उसमें और ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगी। ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये सब, इन सब बातों को देखते हुए जूल ने एक नियम दिया था कि कोई भी चालक में अगर प्रतिरोध वाले चालक में, यहाँ पर हम बोल सकते हैं यदि किसी चालक का प्रतिरोध, यदि किसी चालक का प्रतिरोध R हो तथा उसमें लगातार विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही हो, विद्युत धारा I T समय के लिए, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, प्रवाहित हो रही हो, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, T समय के लिए, ठीक है, हो रही हो तो प्रतिरोध के सिरों पर ऊष्मा एक ऊर्जा ही है, ठीक है, ऊर्जा का ही रूपांतरण है, ऊष्मा का क्षय होता है, जिसका मान यहाँ पर आपको लिखना चाहिए H इक्वल टू होता है I²RT, ठीक है। ये ऊष्मा का जूल का ऊष्मा का नियम कहलाता है। इसमें आप लिख सकते हो कि ये ऊष्मा जो है I² के समानुपाती होती है। मैंने अभी बताया धारा का मान बढ़ेगा तो ऊष्मा बढ़ेगी, H समानुपाती होता है प्रतिरोध के, प्रतिरोध बढ़ेगा तो ऊष्मा बढ़ेगी, है ना। जितना उच्च प्रतिरोध होगा उतनी ही उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, ऊष्मा बढ़ेगी। समय बढ़ेगा तो, मैंने अभी समय वाला एग्जाम्पल भी बताया, समय बढ़ेगा तो भी ऊष्मा बढ़ेगी, गर्म उतना ही ज़्यादा वो गर्म होगा। इनके एग्जाम्पल, इनका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, देखो इसका हम उपयोग करते हैं, है ना, किसमें, पहला जैसे हीटर में आप जानते हो नाइक्रोम के तार का उपयोग करते हैं, ठीक है। बहुत सारे तार लगे हुए होते हैं, क्यों, क्योंकि उनका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, ठीक है। तो जब आप जानते हो हीटर बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करता है ना, आप बोलते हो अरे हीटर चला दिया तो मीटर बिल आ जाएगा, इस तरीके के अपन बोलते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न ये होता है कि उनका प्रतिरोध उच्च होता है। प्रतिरोध उच्च होता है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो H ऊर्जा भी ज़्यादा खर्च होगी, ऊष्मा ज़्यादा खर्च होगी, है ना। हमें चाहिए ही ऊष्मा, ठीक है। इस वजह से हमें ऊर्जा को प्रवाहित करवाना होता है। प्रतिरोध उच्च होता है जिसकी वजह से हमें ऊष्मा मिलती है, तापमान बढ़ जाता है और वो तप्त हो जाता है, वो लाल दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो हीटर का इसका मुख्यतः उपयोग है। इसके अलावा इसका आप देख सकते हो, इसका उपयोग गीजर में किया जाता है ना। अपने बाथरूम में गर्म पानी को करने के लिए गीजर का उपयोग करते हैं, रॉड का हम उपयोग करते हैं, उनका प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक है। ज़्यादा जितनी लंबाई, तार की जितनी ज़्यादा लंबाई होगी, आप बता सकते हो, है ना, R प्रोपोर्शनल टू L, लंबाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उसमें अधिक लंबाई वाले तारों का उपयोग किया जाता है इन सब में, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो फिर गर्म हो जाते हैं और उसका हम उपयोग करते हैं पानी को गर्म करने के लिए, है ना, कोई भी चीज़ों को गर्म करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और उपयोग है नॉर्मली घरों में, आप देख सकते हो, और वो कौन सा है, प्रेस, है ना। प्रेस का हम उपयोग करते हैं, प्रेस भी ज़्यादा बिजली खर्च करती है, वो भी गर्म हो जाती है, क्यों, क्योंकि उनका प्रतिरोध कैसा होता है, उच्च होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जूल का ऊष्मा का ताप का नियम कहते हैं, ये आपने 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैंने इसके बारे में बताया है क्योंकि हम आगे अब विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा विद्युत शक्ति। अब देखिए बच्चों, विद्युत शक्ति क्या होती है। विद्युत शक्ति, देखो ये विद्युत शक्ति एक दर होती है, ऊष्मा के क्षय की दर है, कार्य करने की दर है, ठीक है। आपने देखा होगा कोई बल्ब है, वहाँ पर लिखा होता है 100 वाट, ऐसा वाट इस तरीके से लिखा हुआ होता है, तो वो एक शक्ति होती है, उनकी शक्ति बताई जाती है कि कितनी दर से ऊष्मा को खर्च कर सकते हैं। कोई भी चालक, जैसे अभी हीटर की बात करें तो आप बोलोगे सर हीटर की शक्ति ज़्यादा होती है,
ठीक है, प्रेस की शक्ति और हीटर की शक्ति इन दोनों को कंपेयर करवाएं तो बताओ किसकी शक्ति ज़्यादा होगी? हीटर की शक्ति ज़्यादा क्यों हुई? क्योंकि अपन शक्ति को इस तरीके से बता, शक्ति का मतलब है ऊर्जा को खर्च करना, है ना। शक्ति अपन बोले अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा ताकत है, इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है, ठीक है, तो वो शक्ति या फिर ताकत को हम कंपेयर किस तरीके से करवाते हैं? उसकी ऊर्जा से, ठीक है। अगर वो कोई दो व्यक्ति है, ठीक है, किसी पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, एक व्यक्ति जल्दी थक जाता है, दूसरा लेट थकता है, तो इसका मतलब एक ही कार्य करने के लिए एक व्यक्ति जो है लगातार ऊर्जा को खर्च कर रहा है, दूसरा जो है वो जल्दी ही थक जाता है। इसका मतलब जो लगातार कार्य कर रहा होता है उसकी शक्ति ज़्यादा हुई, है ना। हमने शक्ति को किस तरीके से निर्धारण किया? ऊर्जा के आधार पर, कार्य के आधार पर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है इन सब के बारे में, तो ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं विद्युत शक्ति के बारे में? विद्युत परिपथ में, है ना, यहाँ पर हम बोलेंगे विद्युत परिपथ। भाई विद्युत परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कितने समय में, है ना, जितनी समय ऊर्जा की दर बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में कितनी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, तो वो उसकी क्या होगी? शक्ति कहलाएगी। तो विद्युत परिपथ में ऊर्जा प्रवाह की दर, ऊर्जा प्रवाह की दर या कार्य करने की दर, या कार्य करने की दर, या ऊष्माक्षय की दर, या ऊष्माक्षय की दर, ऊष्माक्षय की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत शक्ति कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। अर्थात विद्युत शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू, अब बताओ मैं कार्य करने की दर के आधार पर इसको लिख देता हूँ, W/T लिख दिया। चलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा, ये सूत्र आप याद रखो। या मैंने जैसे बताया ऊर्जा की दर, तो आप लिख सकते हो या करके P इक्वल टू U/T, आप ऐसे भी लिख सकते हो। या आप लिख सकते हो जैसे ऊष्माक्षय की दर, तो P इक्वल टू H/T। कोई भी पॉइंट में आप इनको ले सकते हो, सब टर्म्स ऊर्जा ही कहलाती है। ऊर्जा की क्षय की दर या ऊर्जा प्रवाह की दर ही शक्ति कहलाती है। अब हम इनको थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं। अब इनका सूत्र हम प्राप्त कर लेते हैं, फिर मात्रक वगैरह इनके बारे में इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अभी हमने देखा कि U इक्वल टू क्या होता है? ऊर्जा प्रवाह की दर U इक्वल टू क्या होता है? एक तो होता है VIT, है ना, या फिर U इक्वल टू क्या होता है? I²RT, या फिर U इक्वल टू क्या होता है? V²/RT। ये 3 सूत्र हमने देखे थे विद्युत ऊर्जा के। तो इसी आधार पर हम शक्ति का सूत्र लिख सकते हैं। अतः विद्युत शक्ति P इक्वल आप क्या लिख सकते हो? VIT लिखिए, तो VIT/T, T से T गया तो क्या आ गया? P इक्वल VI आ गया। ये विद्युत शक्ति प्राप्त हो गई हमें, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं क्या? P इक्वल टू I²RT लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन T, भाई T अपॉन में होता है, तो P इक्वल क्या आ सकता है? I²R। इस सूत्र का देखो, मैं आपको बता देता हूँ, इस सूत्र का हम उपयोग करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। ये ध्यान रखना है, इनके भी उपयोग अलग अलग तरीके से होते हैं श्रेणी क्रम में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अपन एक सूत्र प्राप्त करेंगे, P इक्वल क्या? V²/RT अपॉन T, तो क्या आएगा? P इक्वल V²/R। इस सूत्र का हम उपयोग करते हैं समांतर क्रम में, इसका हम करते हैं समांतर क्रम में, इसका हम उपयोग करते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर यहाँ तक? तो ये शक्तियों के सूत्र प्राप्त हो गए। मात्रक क्या होता है ये भी आप लोग जानते होंगे। नॉर्मली इसका मात्रक, ऐसा ही मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट इसका मात्रक होता है। लेकिन ये जो मात्रक है वो तो CGS मात्रक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका MKS मात्रक होता है किलोवाट, क्योंकि CGS मात्रक और MKS क्योंकि किलो के रूप में आएगा, तो MKS, या चलिए अब इसको इसी तरीके से समझ लीजिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ज़्यादा।
आप बस इतना समझिए कि इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, 1 किलोवाट, वाट डब्ल्यू से हम इसको डिनोट करते हैं, 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। ठीक है, इसके अलावा इसका एक मात्रक होता है यांत्रिक मात्रक। यांत्रिकी में भी हमने शक्ति पढ़ी थी, याद हो तो P = FV। ठीक है, तो यांत्रिक मात्रक भी होता है इसका। यांत्रिक मात्रक अपन जानते हैं क्या होता है, हॉर्स पावर। क्या होता है, हॉर्स पावर, ये इसका यांत्रिक मात्रक होता है। HP बोलते हैं इसको, HP, हॉर्स पावर। ठीक है, तो 1 HP = होता है 746 वाट होता है। 1 HP कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है। तो ये इसका मात्रक हो गया। इसके अलावा और कुछ और बातें हम ध्यान रख लेते हैं। 1 किलोवाट जो होता है, ये 1 किलोवाट इंटू घंटा। ठीक है, क्योंकि 1 किलोवाट में तो हमने क्या चेक कर लिया, क्या होगा, 3 पॉइंट, देखो 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट होता है। मैं अगर इसको जूल में बदलना चाहूँ, किस में बदलना चाहूँ, जूल में। ठीक है, तो देखो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। ठीक है, ये तो हमने जान लिया। वाट का मतलब क्या होता है, देखो शक्ति का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप पहले इसको ये लिखिएगा, W/T होता है, W/T होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 किलोवाट से मतलब नहीं है, यहाँ पर 1 किलोवाट इंटू घंटा से मतलब है। इसमें इसका मान होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा। ठीक है, कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये इसमें मान होते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे प्राप्त करोगे, मैं यहाँ पर निकाल कर इसको बता देता हूँ। देखो अपन जानते हैं कि मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 1 किलोवाट इंटू घंटा, किलो मतलब 10⁻3। ठीक है, फिर वाट इंटू घंटा। ठीक है, ऊर्जा को बदलना है इसमें, तो कितना होता है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, जूल में बदलने के लिए 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब 36 इंटू 10⁻5, अगर मैंने इसको 3.6 इंटू 10⁻6 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका मतलब 1 किलोवाट इंटू घंटा जो है उसमें होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये जो मैंने लिखवाया है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं व्यावसायिक यूनिट। ये जो है इसको क्या कहा जाता है, व्यावसायिक यूनिट कहा जाता है इसको, ये ध्यान रखना है, व्यावसायिक यूनिट इसको कहा जाता है। BOTU एक संस्था होती है, ये होती है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इस तरीके का एक संस्था होती है जो ये वाला मात्रक यूज़ करती है। नॉर्मली अपन देखते हैं अपने मीटर में भी व्यावसायिक यूनिट इसको क्यों कहते हैं, अपन यहाँ पर वाट या इस तरीके से इसमें नहीं लिखा हुआ होता है। अपन जब अपन मीटर, अपने घरों में मीटर लगे हुए होते हैं, तो उसमें आगे आपने देखा होगा KWH लिखा हुआ आता है। KWH वो व्यावसायिक यूनिट होती है अपनी मीटर की। ठीक है, और उसी को हम यूनिट भी बोलते हैं। नॉर्मली प्रचलित जो भाषा है वो होती है यूनिट कहना। ठीक है, उसको हम यूनिट कहते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो ये यूनिट कैसे निकालते हैं ये भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो यूनिट कैसे निकालते हैं, व्यावसायिक यूनिट है ना, मीटर में यूनिट निकालना, इस पर भी क्वेश्चंस है अपने एग्जाम्पल्स में। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मीटर में यूनिट निकालना, यूनिट या फिर विद्युत खर्च ज्ञात करना, विद्युत खर्च ज्ञात करना। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं, आपको बस इतना ध्यान रखना है, आपको क्या ज्ञात करना है, KWH, कितने KWH आ रहे हैं अपने पास में। ठीक है, तो KWH जिसको हम बोलते हैं यूनिट, मैं यहाँ पर लिखूँगा अब यूनिट की संख्या। ठीक है, यूनिट की संख्या जो है वो कैसे ज्ञात करते हैं, या आपको एक सूत्र इसके लिए याद रखना होगा, और वो क्या होती है, वाट इंटू समय। वाट इंटू समय। भाई मैंने किलो वाट जो है ना, किलो वाट को
मुझे इस मतलब देखो खर्च विद्युत जो खर्च होगी वो तो वाट के रूप में ही होगी, ठीक है, लेकिन हमें इसको बदलना होता है किसमें, के डब्ल्यू एच में बदलना होता है। वाट को हम बदलते हैं किसमें, किलो वाट में। वाट को हमें किसमें बदलना होता है, किलो वाट में। तो मैंने लिखा क्या, वाट इंटू समय। समय किसमें होगा ये ध्यान रखना है, समय होगा घंटा में, आवर्स में, ठीक है। अपॉन में आता है 1000, है ना। वाट को किलो वाट में बदल दिया तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। भाई 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है। तो 1 वाट बराबर कितने किलो वाट हो जाएंगे, वाट बटे 1000, 1000 से डिवाइड कर देते हैं हम। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है। तो ये होती है बच्चों यूनिटों की संख्या, ये आपको ध्यान रखने ना। अभी मैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल करा दूंगा तो ये क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट भी, ठीक है। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे, जितना आप सीखो इसमें विद्युत ऊर्जा शक्ति में बहुत मतलब कम ही होगा। आप इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हो। जैसे अब यहाँ पर बल्ब वाला पॉइंट ले लेते हैं, भाई बल्ब है अपने पास में, ठीक है। चलो एक बार इसका ये यूनिट वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर अपन कुछ और पॉइंट्स लेंगे, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पर क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बल्ब है, क्या है, एक बल्ब। एक बल्ब पर कुछ अंकित है, आप जानते हो बल्ब पर कुछ अंकित होता है, और वो क्या अंकित है, 100 वाट और 220 वोल्ट, ये उस पर अंकित है मान लीजिए। तो आपसे क्या पूछता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कि आपसे ये पूछे कि इसका प्रतिरोध क्या होगा, बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। बल्ब कितनी धारा, अगर 220 वोल्ट ही अगर आरोपित किया जाए तो कितनी धारा वो ले सकता है। देखो अंकित करने का मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब ये होता है, आपने अगर मार्केट से एक बल्ब खरीदा, ठीक है, और उस पर लिखा हुआ है 100 वाट और 220 वोल्ट, इसका मतलब है कि 100 वाट वो अधिकतम शक्ति क्षय कर सकता है, अधिकतम, इससे ज़्यादा वो शक्ति क्षय नहीं करेगा। 100 वाट से ज़्यादा शक्ति क्षय नहीं करेगा ये वाला बल्ब। 220 वोल्ट का मतलब है कि उस बल्ब पर ज़्यादा से ज़्यादा 220 वोल्ट आरोपित कर सकते हैं। अगर आपने 225 वोल्ट आरोपित कर दिया तो वो बल्ब नष्ट हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है 220 से कम आप से आरोपित करोगे, 100 वोल्ट आपने आरोपित किया तो शक्ति भी कम ही लगेगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन उसकी बल्ब की अधिकतम शक्ति कितनी है, 100 वाट है। तो उसका प्रतिरोध कितना हुआ, तो सिंपली इसका प्रतिरोध आप ज्ञात कर सकते हो कैसे, P इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है। तो 220 इंटू 220 अपॉन 100, तो ये आएगा लगभग 484 ओम के समथिंग, ये इसका मान प्राप्त होगा। तो इतना इसका प्रतिरोध होगा 484 ओम। कितनी धारा ये ले सकता है, कितनी धारा ले सकता है, तो P इक्वल टू वी आई आप उपयोग करो, तो I इक्वल टू पी अपॉन वी, ठीक है। अधिकतम कितनी धारा इसमें प्रवाहित हो सकती है इस बल्ब से, अधिकतम। तो P कितना है अपने पास में 100 और V कितना है 220, ठीक है। ये कैंसिल कर दीजिए, डिवाइड कर देना, तो ये इतनी एम्पियर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी अधिकतम। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन में आपसे ये कहूँ कि अगर ये बल्ब केवल 100 वोल्ट पर इसको आरोपित किया जाता है, केवल 100 वोल्ट पर, तो ये कितनी शक्ति को खर्च करेगा। अब ये क्वेश्चन चेंज हो चुका है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब ये क्वेश्चन चेंज हो चुका है। क्या चेंज हो गया, मैंने क्या चेंज कर दिया, मैंने कहा यदि उपरोक्त क्वेश्चन में या उपरोक्त बल्ब को, अब उपरोक्त बल्ब को 100 वोल्ट की आपूर्ति दी जाती है, 100 वोल्ट की आपूर्ति दी गई, आपूर्ति की गई, तो क्षय बल्ब में कितनी शक्ति क्षय होगी, बल्ब में, तो बल्ब में क्षय शक्ति क्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको उस बल्ब का प्रतिरोध मालूम है, बल्ब का क्या मालूम है आपको, प्रतिरोध कितना है 484 ओम, ठीक है। या फिर आप ये सूत्र याद रखो, ठीक है। बल्ब पर अंकित जो चीज़ें हैं आप उसको पी नोट वी नोट ऐसे लिख सकते हो, क्षय शक्ति को आप पी लिख सकते हो, या मैं यहाँ पर क्षय शक्ति को अभी पी डेस लिख देता हूँ। मैंने कहा क्षय शक्ति पी डेस है, और पी डेस इक्वल टू, सीधी सी बात,
वी स्क्वायर, भाई यहाँ पर कितना आरोपित किया, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, आर इक्वल टू क्या था वो वहाँ पर, ठीक है, आर इक्वल टू, चलो एक बार यहाँ पर मान हमने पहले ज्ञात ही कर लिया, तो वी स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे 100 इंटू 100 बटे यहाँ पर क्या कर देना आपको 484 ओम। आप इसको हल कर लीजिए, आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी इसकी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। ये तो एक अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर समझाना चाहता था। अब जैसे यहाँ पर आपसे पूछ ले केवल एक घर में ये एक बल्ब ही जलता है, एक घर में ये एक बल्ब जलता है, ठीक है, 220 वोल्ट की ही आपूर्ति होती है वहाँ पर, ठीक है। और सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अगर, इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, यदि ये बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा चलता है, 1 घंटा चलता है, प्रतिदिन 1 घंटा चलता है, तो 30 दिन अर्थात 1 महीने में वो कितनी ऊर्जा खर्च करेगा, मतलब मीटर में कितनी यूनिट आएगी। तो 30 दिन में, है ना, 30 दिन में कितनी ऊर्जा खर्च करता है, कितनी ऊर्जा खर्च करता है, या यूनिटों की संख्या, ठीक है। तो सिंपल से मैं यहाँ पर इसको सोल्व कर रहा हूँ, आगे जगह नहीं है, ठीक है। तो कितनी ऊर्जा खर्च करेगा, यूनिटों की संख्या, इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए यूनिटों की संख्या, तो वो आप कैसे सोल्व करोगे। मैंने सूत्र बताया वाट, क्या बताया मैंने, वाट इंटू घंटा बटे 1000, वाट इंटू घंटा बटे मतलब समय 1000। अब बताओ वाट कितना अंकित था, उस पर कितना अंकित था, उस पर था 100 वाट, ठीक है। एक दिन में कितना घंटा चल रहा है, वो 1 घंटा, कितने दिन तक चलेगा, 30 दिन तक, मतलब कितने घंटे चल लिया टोटल, 30 घंटे चल लिया, अपॉन कर दो 1000, तो ये कैंसिल करो इसको, तो 3 यूनिट आएगी। कितनी यूनिट आएगी, 3 यूनिट। अब आपको 1 यूनिट का चार्ज दे दिया 6 रुपये, ठीक है, तो उसका कितना बिल आएगा, 36 18, मतलब 18 रुपये का उसका 1 महीने का बिल आएगा एक बल्ब के लिए। ये बात क्लियर हो गई। इस तरीके से यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, आपके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, आपको इनको सोल्व कर लेना है, ठीक है। कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और मैं यहाँ पर यूनिटों की संख्या पर आधारित एक और कुछ न्यूमेरिकल आपको समझा देता हूँ ताकि आप इनके क्वेश्चन कर सको। अब देखिए, जैसे हम एक उदाहरण और लेते हैं इस पर आधारित, जैसे एक घर है और एक घर में 2 बल्ब हैं, 2 तो बल्ब है और दोनों ही 100 वाट के बल्ब है, 100 वाट के बल्ब दे दिए। ये प्रतिदिन चलता है 2 घंटे। उस घर में 2 पंखे हैं, उनकी शक्ति है 60 वाट और ये प्रतिदिन चलते हैं 5 घंटे, ठीक है। तो महीने का, 1 महीने का बिल बताओ, 1 महीने का बिल कितना आएगा, मतलब ऊर्जा बतानी है आपको, 30 दिन का महीना मान कर चलो, ठीक है। बिल बताना है, विद्युत ऊर्जा खर्च कितनी होगी। तो सिंपल सा है, आप इसको हल कर सकते हो आसानी से। क्या करोगे आप, पहले बल्ब के लिए निकाल लो, एक बल्ब का, ठीक है, फिर इसके पंखे के लिए निकाल लो, ठीक है। तो यूनिटों की संख्या निकालो, जैसे मैंने U1 कर दिया इसको यूनिट के लिए, U1 पहले यूनिट निकाल लीजिए। 2 बल्ब है, एक बल्ब की बात करें, ठीक है, एक बल्ब कितना चलता है, 2 घंटे, ठीक है, एक बल्ब कितना चलता है, 2 घंटे। तो यहाँ उसकी जो पावर है, मतलब शक्ति से कितनी कर सकता है, 100 वाट, 100 वाट इंटू 2 घंटे चलता है, 30 दिन तक चलता है, अपोन में क्या करते हैं, 1000 करते हैं। और अगर ये तो एक बल्ब था, लेकिन बल्ब कितने हैं, 2, तो इंटू 2 कर देंगे, तो 1000 तो कैंसिल करो यहाँ पर, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 1 महीने में कितनी यूनिट खर्च कर दी इसने, 12 यूनिट खर्च कर दी। किसने, केवल बल्ब ने, इन दोनों बल्ब ने। दूसरी आप निकाल लो, किसके लिए, पंखों के लिए।
पंखों के लिए निकालोगे तो 60 इंटू कितने खर्च कर रहा है, कितने तक चल रहा है, 5 घंटे तक चल रहा है, 30 दिन तक चलेगा। पंखे कितने हैं, 2 अपॉन यहाँ पर हम 1000 कर देते हैं, 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गई, 5 दूनी 10 गया, 2 से 2 गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 36 18, तो ये भी कितना आ गया, 18 यूनिट आ गई। ये बात क्लियर हो गई। टोटल यूनिट कितनी हो गई यहाँ पर, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी टोटल, 18 प्लस 12 कितनी हो जाएगी, 30 यूनिट आ गई, 30 यूनिट आ गई। अगर 1 यूनिट का चार्ज है 6 रुपये तो कितना बिल आ गया, 180 रुपये आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप विद्युत खर्च आप ज्ञात कर सकते हो। अब इसमें एक और टॉपिक इसमें दिया हुआ है, आपके एग्ज़ाम में भी, ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है कि इसको आप एज ए टॉपिक समझ सकते हो, एज ए कुछ क्वेश्चंस के रूप में आप इसको समझ सकते हो। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस के रूप में इसको समझा रहा हूँ कि घर, देखो क्वेश्चन क्या था, घरों एवं कारखानों, घरों एवं कारखानों के मध्य संचरित केबल, जो संचरण केबल है, संचरण केबल विद्युत वाली केबल, जो तार लगे हुए होते हैं बाहर रोडों पे, ठीक है, मध्य संचरण केबल पर उच्च वोल्टता क्यों आरोपित की जाती है, उच्च वोल्टता क्यों आरोपित की जाती है, क्यों आरोपित की जाती है। या क्वेश्चन था कि संचरण केबल पर शक्ति हानि को कम कैसे किया जा सकता है, शक्ति हानि को कम कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर इसको समझते हैं, सॉल्यूशन इसका क्या है। देखो, मान लो कि अपना जो घर है और एक है पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस है, ये मान लो कि ये पावर हाउस है और ये पावर हाउस के पोल्स लगे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, ये पावर हाउस है और ये अपना घर है या कारखाने हैं, ठीक है ना। ये घर एवं कारखानों के मध्य, घरों कोमा आएगा यहाँ पर, कोमा कारखानों एवं पावर हाउस आएगा, सॉरी पावर हाउस से आती है ना केबल, तो पावर हाउस, ठीक है। तो इनके बीच में जो ये केबल लगी हुई होती है यहाँ पर, ये जो केबल लगी हुई होती है यहाँ पर पावर हाउस से इनके बीच में, मान लो कि ये केबल लगी हुई है, इस केबल का प्रतिरोध है RC, ठीक है, ये प्रतिरोध है इस केबल का। अब बच्चों, जब इस केबल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है I, तो बताओ इसमें शक्ति क्षय होगी कि नहीं। आप कहोगे बिल्कुल होगी सर, P = I² R के अकॉर्डिंग I² RC शक्ति क्षय होगी केबल पर, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पर इसके बारे में लिख सकते हो, क्योंकि केबल का प्रतिरोध RC होता है, अतः जब केबल से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, तो केबल पर शक्ति क्षय होगी, केबल गर्म हो जाएगी, केबल पर शक्ति का क्षय होगा, ध्यान रखना, शक्ति क्षय होगी। वो कितनी होगी आप लिख सकते हो, केबल में वो कितनी होगी, PC लिख देता हूँ भाई, C का मतलब केबल के लिए है ना, केबल पर होने वाली शक्ति से, PC = I² RC, ये केबल पर से होने वाली शक्ति होगी। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब मान लो कि अपने यहाँ पर अपने पास में कोई उपकरण है,
मान लो कोई उपकरण है और उस उपकरण पर उसकी कोई शक्ति अंकित है, जैसे बल्ब है, मान लीजिए कोई बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, बल्ब में धारा तो आई जाएगी, ठीक है, और उस पर शक्ति क्षय होगी, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर जब वो शक्ति जाएगी तो उस बल्ब को कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी, अगर उस पर आरोपित वोल्टता V है, ठीक है। देखो कोई भी बल्ब घरों में जब उपकरण नॉर्मली उपयोग करते हैं तो उसमें जो शक्ति क्षय होती है वो होती है P = VI, ठीक है। देखो तार पर जो शक्ति क्षय हो रही है वो तो इसका ध्यान रखना है, ये अलग चीज है, PC = I² RC, ये तो अलग क्षय हो रही है तार पर, ठीक है। अगर मान लो सारी की सारी शक्ति से अगर तार पर हो जाएगी तो अपने घरों तक कोई शक्ति नहीं पहुंच पाएगी, अगर इसका प्रतिरोध उच्च रहेगा तो। अब तार का प्रतिरोध तो उच्च भी रहेगा, क्यों? क्योंकि तार की लंबाई रहेगी, जितना ज़्यादा लंबा होगा उसका प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा भी रहेगा, तो तार का तो प्रतिरोध तो होगा। अब उसमें धारा प्रवाहित होगी तो शक्ति सही भी होगी, तार गर्म होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। हमें यहाँ पर अपना टारगेट होगा कि अब देखो मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि तार में संचरित होने वाली शक्ति को, हानि को कम कैसे किया जा सकता है, या उस तार पर संचरण केबल पर उच्च वोल्टता क्यों आरोपित की जाती है ना। आपके बुक में ऐसा कुछ नहीं दिया है लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि घरों में जो उपकरण है, ठीक है, उपकरण द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होनी चाहिए, उपभोग शक्ति वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए P = VI होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? P = VI। तो अब बताओ यहाँ से I = क्या होगी? P/V होगी। भाई आरोपित वोल्टता कितनी है? V है, ठीक है, केबल पर आरोपित वोल्टता क्या है? V है, ठीक है। और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I। तो वो कितनी शक्ति वहाँ पर उत्पन्न कर सकता है घरों के उपकरणों में? P = VI। तो धारा कितनी हो जाएगी? I = PV, है ना, घरों के उपकरण के आधार पर। तो ये I का मान अगर मैं यहाँ पर रखूँ इस PC में, ठीक है, अतः PC = वो क्या है? I² है, तो यहाँ क्या बनेगा? P²/V² RC। आप इस सूत्र का उपयोग करो और इससे सारे आंसर आप दे सकते हो। जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो सबके आंसर इस एक ही इस सूत्र में छिपे हुए हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, मेरा पहला क्वेश्चन क्या था कि संचरण केबल पर उच्च वोल्टता आरोपित क्यों की जाती है। तो देखो उच्च वोल्टता, ये अगर वोल्टता उच्च होगी तो संचरण केबल पर होने वाली शक्ति हानि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और ये हमें चाहिए। मैंने क्वेश्चन उल्टा पूछा यहाँ पर, शक्ति हानि को कम कैसे किया जा सकता है? अब आप बोलोगे उच्च वोल्टता आरोपित करके। तो ये बातें आपको क्लियर कर लेनी है। तो अब आप लिख सकते हो, अतः उच्च वोल्टता आरोपित क्यों की जाती है? अतः संचरण केबल पर होने वाली शक्ति हानि को कम करने के लिए केबल पर उच्च वोल्टता आरोपित की जाती है। उच्च वोल्टता आरोपित की जाती है। तो उच्च वोल्टता आरोपित करके हम शक्ति हानि को कम कर सकते हैं, या शक्ति हानि को कम करने के लिए उच्च वोल्टता आरोपित कर सकते हैं। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये लास्ट पॉइंट था, हालांकि इसके अलावा आगे आपके लिए कोई भी बुक में कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं भाई। अगर बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो, अगर आपको नीट जेईई की अगर प्रिपरेशन करनी हो, तो बल्ब अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, ये बातें भी आपको थोड़ी बहुत मालूम होनी चाहिए। कभी बार इनकी तुल्य शक्ति पूछ लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, हालांकि मैं इसके बारे में डिटेल से भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर आप कहोगे तो ही मैं यहाँ पर इसके बारे में पढ़ाऊँगा पूरी डिटेल से। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यदि बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हो, बल्ब श्रेणी क्रम में
जुड़े हो तो सिंपल सी बात है कि उनमें जो शक्ति क्षय होती है वो P इक्विवेलेंट इक्वल 1/P1 प्लस 1/P2, इस तरीके से आप इनको उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तुल्य शक्ति अगर पूछी जाती है तो ये तुल्य शक्ति का सूत्र होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं, यदि बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हो तो जो तुल्य शक्ति होती है वो P इक्विवेलेंट इक्वल, ये कैसे आता है ये भी मैं आपको करवा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ पर नहीं करवा रहा। P इक्विवेलेंट इक्वल P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन अप टू Pn, ये समांतर क्रम के लिए होता है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये सूत्र याद रख लेना बस आपको इसके। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है भाई, आपको कुछ बल्ब दे दिया जाते हैं और जैसे एक मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा देता हूँ एक पॉइंट को। ठीक है, ताकि आप बता सको इनके बारे में। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। 25 वाट का एक बल्ब है, 40 वाट का बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है। ये एक एग्जांपल लिया मैंने, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। मान लो इनको किस में जोड़ दें? श्रेणी क्रम में। तो बताओ सबसे ज़्यादा कौन चमकेगा, कौन सा वाला चमकेगा? यदि श्रेणी क्रम में जोड़ें, देखो क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, कौन अधिक चमकेगा। सिंपल सा बस एक क्वेश्चन करवाऊंगा, कौन अधिक चमकेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला यदि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ें, दूसरा यदि समांतर क्रम में जोड़ें। ठीक है, दोनों ही स्थितियों में आपको बताना है कि कौन अधिक चमकेगा। तो पहले में आप देखिए, अगर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सिंपल सी बात है कि जो चमक है ये सब डिपेंड करती है इनकी शक्ति पर, कि किसमें अधिक शक्ति क्षय होगी वही ज़्यादा चमकेगा। ऐसे नहीं कि 100 वाट वाला बल्ब पर ज़्यादा शक्ति अंकित है, ये तो अंकित है, वहाँ पर लिखा हुआ है, ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि इसमें ज़्यादा शक्ति क्षय हो सकती है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिएगा, इस पॉइंट को आप क्लियर करिएगा, P = V² R से। जैसे ये शक्ति P0 है, ये जो अंकित है शक्ति क्या है? P0 है, बस इसको आप ऐसे समझिए। ठीक है, तो बताओ R, इसका प्रतिरोध R = क्या हो जाएगा? V0² डिवाइड P0 हो जाएगा कि नहीं? क्लियर यहाँ तक? अब R की बात करें अपन, ठीक है, तो P0 जिसका ज़्यादा है, इसका शक्ति ज़्यादा है, तो इसका प्रतिरोध क्या हुआ? कम हुआ। इसका प्रतिरोध क्या हुआ? कम हो गया। प्रतिरोध सबसे ज़्यादा किसका होगा? इसका ज़्यादा होगा। इसका मान लो प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, श्रेणी क्रम प्रतिरोध सबसे ज़्यादा इसका है, ये प्रतिरोध इस क्रम में आपको ध्यान रखना है। श्रेणी क्रम में अगर आप इसको जोड़ते हो तो मैंने सूत्र बताया था, P = I² R यूज करो। ठीक है, तो अब आप इस वाले श्रेणी क्रम में आप चेक कर पाओगे किस पर अब शक्ति ज़्यादा क्षय हो सकती है। तो आप बोलोगे सर जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर श्रेणी क्रम में शक्ति डिपेंड कर रही है किस पर? प्रतिरोध पर डिपेंड कर रही है। तो जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा है, इसका फिर कम है, इसका कम है, इसका और भी ज़्यादा कम होगा। तो सिंपल सी बात है, इस श्रेणी क्रम में सबसे ज़्यादा कौन चमकने वाला है? 25 वाट वाला सबसे ज़्यादा चमकेगा। इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर है 25 वाट वाला ज़्यादा चमकेगा, श्रेणी क्रम में ज़्यादा चमकेगा। ठीक है, करके देख लेना बोले। ठीक है, घरों में। फिर समांतर क्रम की बात करते हैं। समांतर क्रम में आप यूज़ करोगे आप P = V² R, ये समांतर क्रम के लिए हम उपयोग करते हैं। समांतर क्रम में कौन ज़्यादा चमकेगा? समांतर क्रम में जिसका प्रतिरोध सबसे कम होगा वो ज़्यादा चमकेगा। तो कौन सबसे ज़्यादा चमकेगा? 100 वाट वाला ज़्यादा चमकेगा। इसका आंसर होगा 100 वाट वाला। ठीक है, 100 वाट वाला ज़्यादा चमकेगा। इसमें आपसे पूछ ले इनकी तुल्य शक्ति निकाली है। जैसे श्रेणी क्रम संयोजन है, इसमें तुल्य शक्ति निकालो, तो ऊपर मैंने तुल्य शक्ति का सूत्र लिखा है, ये शक्तियाँ इसमें दी हुई हैं। समांतर क्रम के लिए तुल्य शक्ति निकालो, तो ये आप सूत्र उपयोग करो, समांतर क्रम के लिए तुल्य शक्ति आ जाएगी। ये सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बनने को और भी बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, आप इनका जितना यूटिलाइज करो उतना ही कम है। ठीक है,
कहने का मतलब आप अगर बुक उठा लेना इस पर वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। अपने बुक के कुछ एग्जांपल्स है, अब यहाँ पर ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। एग्जांपल नंबर जैसे 22 है, ये आप आसानी से कर सकते हो। जैसे मैंने इसका शायद ऐसा उदाहरण मैंने आपको अभी बता भी दिया है, शायद यही उदाहरण था 25 वाट वाला, यही बिल्कुल सेम टू सेम ही उदाहरण है जो मैंने अभी करवाया। ठीक है, बस यहाँ पर 110 वोल्ट दिया हुआ है। बाकी आप बुक के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, शक्ति वाले पे आधारित एक लास्ट क्वेश्चन भी है बुक का, ये सब आप आसानी से अब कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये अपना 5th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज 5th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब अपन कल संडे है, ठीक है, तो मैं कल आपके लिए बुक के कुछ एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँगा। ठीक है, अपन बुक के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, जो अगर न्यूमेरिकल आपको नहीं आए वो मेरे को आप बता देना। बाकी आंकिक प्रश्न जो पीछे वाले हैं वो मैं आपको कल करवाने वाला हूँ, तो कल अपना न्यूमेरिकल डे रहेगा। ठीक है, बाकी अपन मंडे से 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।